हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स कंसेप्शन। तो मेरा नाम है अभिषेक छेत्री। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ नया सा चैप्टर, है ना, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमें समझनी जरूरी है, ठीक है, ताकि हम ये जो क्लास 11th की फिजिक्स है और अच्छा से समझ सके, है ना। तो मतलब एक जो है फ्रेम होने के लिए जो जो भी सिलेबस है उसको फ्रेम करना जरूरी है ना। तो शुरू होता है आज का ये लेक्चर, ठीक है। तो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1D। 1D मतलब होता है वन डायमेंशनल, ओके, वन डायमेंशनल मोशन। ओके, तो ठीक है। तो अभी चैप्टर में नहीं घुसते, उससे पहले जो है कुछ चीजें जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमें देखना है आज मैकेनिक्स, मतलब कि आज से शुरू हो रही है क्या, मैकेनिक्स। ओके, तो ये मैं जहाँ बाइक खराब होने से वहां ले जाते हैं उस मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स इन फिजिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रुका हुआ है तो वो क्यों रुका हुआ है, उसको अगर हम लोग स्टडी करने जाएंगे तो वो होगा मैकेनिक्स। या फिर एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है कुछ रफ्तार से, है ना, तो अगर उसको स्टडी करना है तो मुझे क्या स्टडी करना होगा, मैकेनिक्स। ओके, तो जैसे कि हमारे एक भाई साहब ने बोला था, है ना, तो मैकेनिक्स मतलब कि कहाँ कहाँ यूज होती है, पेन के जिप से लेके पेन की निप तक, है ना। तो हर जगह जो है मैकेनिक्स है। मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ, ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ, मैकेनिक्स है। ओके, या फिर धरती से रॉकेट लॉन्च होके चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर जा रही है ना, मैकेनिक्स से। ओके, हर जगह मैकेनिक्स से भरा हुआ है। ओके, मतलब मैकेनिक्स कंसेप्ट से भरा हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का जो है रेस्ट और मोशन की कंडीशन जो है उसी को उसकी स्टडी को ही क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमारे जो क्लास 11 की जो पार्ट 1 बुक में है वहां में हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे क्या, मैकेनिक्स। ओके, पूरी पार्ट 1 बुक जो है मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं उस पे क्या क्या है ना। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में क्या क्या है भाई, मैकेनिक्स में भी बहुत कुछ है ना। और वो क्या क्या है, पहले आएगा स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स, ठीक है, मैं समझाऊंगा जरूर। ओके, उसके बाद आएगा काइनेमेटिक्स। ओके, उसके बाद आएगा डायनेमिक्स। ओके, तो ये तीनों जो है मैकेनिक्स की अलग अलग ब्रांचेस है। ओके, तो फिजिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस है ना, मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, है ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया। तो अलग अलग ब्रांचेस है फिजिक्स में। ओके, तो वैसे ही मैकेनिक्स में भी 3 ब्रांचेस है, तो हमें बेसिकली ये 3 ब्रांचेस पढ़ना है। ओके, स्टैटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि एक टेबल पे जो एक बुक जो रुका हुआ है ना, वहां में एक रखा गया है, तो वो जो है अगर मैं उसको गौर से देखूं तो वो खुद से नहीं हिल रहा, है ना, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। मतलब कि वो मतलब किस स्टेट ऑफ मोशन में है, रेस्ट में। ओके, मतलब कि वो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना जगह जो है नहीं बदल रहा, अपना पोजीशन जो है नहीं बदल रहा, मतलब कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट है, बताऊंगा जरूर। ओके, तो स्टैटिक किससे डील करती है, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होती है, ठीक है, डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ओके, अभी आते हैं काइनेमेटिक्स पे, है ना। अभी बहुत बेसिक सा मतलब इंट्रो दे रहा हूँ। ओके, ये लेक्चर जो है, ये पहला लेक्चर जो है, ये इसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके,
लेकिन इस लेक्चर में हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ओके, इस चैप्टर के बारे में, या फिर मतलब क्लास 11 फिजिक्स के बारे में, ओके। तो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मतलब की है एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है ना, तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करूं, ठीक है, जैसे कि वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितने समय में पहुंच गया, है ना, और इतने समय में पहुंच जाने से उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, कितनी दूरी उसने ट्रेवल किया है, और अगर वो पहले रेस्ट में था तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब कि मुझे क्या क्या पता करना है, यहाँ में क्या क्या पढ़ना है, वेलोसिटी, है ना, पहले से लेते हैं, ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, मतलब इन्हीं चीजों के बारे में। लेकिन मैं उस ऑब्जेक्ट की मास को कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है, या फिर मुझे उस ऑब्जेक्ट की मोशन को तो पढ़नी है ना, लेकिन वो मोशन क्यों हो रहा है मुझे वो नहीं पढ़नी, ओके, उसी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहेंगे, ओके। मतलब कि काइनेमेटिक्स में कोज ऑफ मोशन को नहीं देखा जाता, ठीक है, मतलब कोज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं किया जाता, ओके। मतलब कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, काइनेमेटिक्स डज नॉट कंसिडर not considering the cause of motion. Kinematics is the study of a motion of an object without considering its cause of motion. Okay, clear है? तो अगला आएगा डायनेमिक्स। अब ये डायनेमिक्स क्या है ना, सुनने में तो बहुत ही मतलब खतरनाक सा चीज लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, ओके। सिंपल मतलब कि हाँ, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, बहुत ही डीपली है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, लेकिन डायनेमिक्स में हम लोग को पढ़ना है, क्या छोड़ा था यहाँ में, कोज ऑफ मोशन ना, तो डायनेमिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक ऑब्जेक्ट जो अगर मूवमेंट कर रहा है या फिर मोशन में है तो मुझे उसकी कोज ऑफ मोशन को भी पढ़ना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं कि डायनेमिक्स में उस ऑब्जेक्ट की मास को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या पढ़ना है हम लोग को इसमें, स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। बेसिकली अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो यहाँ में हम लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग को यहाँ में यूज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ में मेन बात क्या आ जाएगा, फोर्स, ओके। तो फोर्स ही है जो कि डायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। जैसे कि क्लास 8-9 में पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन ने 3 लॉ, बड़े बड़े लॉज दे दिया है ना, उसको हम लोग को इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में और बहुत ही मतलब एडवांस क्वेश्चंस को लेके पढ़ना है, ओके। तो ये रहा इन मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस, है ना। स्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब रेस्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। काइनेमेटिक्स में क्या होगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मुझे उसकी क्या निकालनी है, उसकी मतलब टाइम ऑफ मतलब टाइम ऑफ मोशन, मतलब कितने समय तक वो चलता रहा है ना, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने तक कितने समय लगा उसको, है ना, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, मतलब वो ये सब पढ़ना है तो मुझे उसमें क्या पढ़ना होगा, काइनेमेटिक्स, ओके। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो क्लास 11th में, ओके, अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहला जो चैप्टर है, जैसे कि हमें दिख रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो है वो काइनेमेटिक्स के अंदर में आएगा। और दूसरा चैप्टर जो है मोशन इन ए प्लेन, ओके, मतलब कि 2D मोशन, ठीक है, वो भी काइनेमेटिक्स में ही आएगा, ओके। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वहां में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब कि वहां में क्या आ गया, फोर्स, ठीक है, तो वो आ जाएगा डायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 में जो है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एंट्रेंस में अक्सर बहुत ही एडवांस लेवल की क्वेश्चंस पूछी जाती है इन मतलब इन टॉपिक से, ओके, ये ब्रांचेस से। तो जैसे कि सुना तो होगा ही कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, वो कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे आ गए इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो क्लास 9 में वो मतलब बेसिक से मतलब समझाया गया है कि एक ग्राफ की मदद से कैसे हम लोग अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ में एक और चीज हम लोग सीखेंगे काइनेमेटिक्स में, वो होता है कि कैलकुलस मेथड से, ओके, मतलब कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब गहरा कंसेप्ट है, हम लोग बहुत ही डीपली जाएंगे, ओके। डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है, कैलकुलस मतलब होता क्या है, ये सब बहुत ही डीपली, और क्यों हम लोग को ये सब पढ़ना है ना, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है, हम लोग का आने वाले लेक्चर्स में, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है ना, तो इसे करते हैं क्लियर, ओके। ठीक है, तो मैं अभी जो है एक चीज बताने वाला हूँ, वो हम बाद में फिर से मतलब पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले उस चीज को भी जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो वो चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया की नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अभी भाई ये फ्रेम, ये कैसा फ्रेम होगा, हाँ, ये किस ढांचे की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या होता है भाई, है ना। तो क्लास 11 में साइंस लेने से पहले तो बहुत लोगों ने बोला होगा ही है ना कि रेफरेंस ले लो, रेफरेंस ले लो, रेफरेंस ले लो, है ना। क्यों लेना है रेफरेंस, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। मतलब कि अगर एनसीईआरटी बुक है तो रेफरेंस एक्स्ट्रा से क्यों लेना है ना। क्योंकि अगर एक टॉपिक को डीपली समझना हो तो मतलब बहुत सारे रेफरेंस अवेलेबल है, जो उस वहां में जाके उस टॉपिक को अच्छा से समझा जा सकता है ना। वैसे ही यहाँ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये जो मार्कर जो है मैंने यहाँ में रख दिया है, ठीक है। चलो अब इसकी लोकेशन बताओ, इसकी पोजीशन बताओ कहाँ में है ना। सबसे पहला गेस आएगा क्या, ये मेरे हाथ में है, द मार्कर इज इन माई हैंड, ओके। सो नाउ एनी अदर गेस, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ये मार्कर जो है बोर्ड से 15 सेंटीमीटर दूर है ना, और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर है, और उस वाल से 2 मीटर दूर है ना। तो मुझे इस मार्कर की लोकेशन पता चल गई, लेकिन मुझे इस मार्कर की लोकेशन पता करने में मुझे दूसरी चीजों की सहायता क्यों मतलब क्यों जरूरी होगी, है ना। उसी चीज को तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम लोग को लोकेट करना है ना, तो हमें दूसरी चीजों की जरूरत होती ही है, ठीक है। या फिर किसी चीज को अगर समझना है अच्छी तरीके से, तो मुझे ये पता होना पड़ेगा कि उसका उसकी सराउंडिंग में जो है वो क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आवर अर्थ रिवॉल्व्स, है ना, आवर अर्थ रिवॉल्व्स, मतलब कि हमारा हमारा धरती जो है वो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो अगर कोई समझे, तो भाई चारों तरफ घूम रहा है तो क्या वो आवारा है क्या, है, आवारा तो नहीं है भाई धरती, है ना। तो इसीलिए जो है मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब कि सन जो है वो है एक रेफरेंस। मैं समझा किसको रहा हूँ, अर्थ के बारे में बोल रहा हूँ ना, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, अर्थ के बारे में, लेकिन मैंने किसकी मदद ली, सन की। मतलब कि यहाँ में रेफरेंस कौन है, सन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ, ठीक है। तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे बात करनी है ना, तो मुझे एक रेफरेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि वही जो किताब थोड़ी देर पहले मैंने टेबल में रखा था ना, तो उसकी अगर बात करें, तो मैंने उस किताब के बारे में कुछ बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो टेबल में रखा गया है, तो टेबल क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, है ना। वो किताब जो है ऑब्जेक्ट, ओके। तो मुझे अगर किताब को स्टडी करना है कि वो किताब में क्या हो रहा है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में है या क्या है, ओके,
तो मुझे किसकी जरूरत पड़ गई, टेबल की जरूरत पड़ गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ में थोड़ी बहुत फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो समझ में आ गई है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है जनरली, ओके, ये चीज तो जरूर देखा होगा, है ना, ये चीज तो जरूर ही देखा होगा। इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y, इसे मान लेते हैं z, मतलब कि ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मुझे एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ में प्लेस किया है ना, तो अगर मुझे इसकी जो है क्या पता करनी है, लोकेशन अगर पता करनी है, तो मैं पहले क्या करूँगा, ये जो है मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, मतलब कि जेड एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है ना, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है, ठीक है, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, जेड एक्सिस से इतना दूर है, ओ सॉरी, जेड एक्सिस की तरफ इतनी दूर है ना, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस में इतना दूर है, ये इसको मान लेते हैं एक्स डैश, इसको मान लेते हैं जेड डैश, है ना, और वाई को कैसे लोकेट करें, है ना, तो वाई को लोकेट करना है, तो ये रहा वाई, तो वाई की तरफ कितनी जा रही है, ये रहा वाई डैश, ठीक है। तो ऐसे में एक कोई भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकता हूँ, है ना, तो ये रहा रेफरेंस पॉइंट और ये रहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो बहुत ही जरूरी चीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ में आ गया, है ना, अरे भाई आ गया ना, हाँ, खुद से ही रूम में बैठ के बोला करो, ठीक है। ओके, अगला जो है वो भी हम लोग को समझना है कि अगला जो मेन चीज जो क्या है यहाँ में, ठीक है। अगला आएगा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे भाई यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट, अरे भाई मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लूँ वो पॉइंट की तरह तो दिखती नहीं है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए। ओके, तो क्या है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं मानूं, ठीक है, कि ये है, यहाँ में है जम्मू एंड कश्मीर, ओके, यहाँ में है तमिलनाडु, ओके, तो अगर यहाँ से एक गाड़ी, ओके, एक गाड़ी जो पूरे इंडिया से घूम के, ठीक है, यहाँ तक आ गई, है ना, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मान लेते हैं 2000 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि वो 2000 किलोमीटर जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, है ना, और पॉइंट बी तक चला गया, ओके, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ में क्या हो रहा है, तो मान लेते हैं उस बाइक की जो लेंथ थी वो थी 1.5 मीटर, है ना, ठीक है, और उसने कितनी ट्रैवल की, ट्रैवल करके वो यहाँ पहुंच गया 1.5 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बाइक की ये फ्रंट से लेके इसकी एंड तक मेजर करूंगा, तो ये तो ए और बी से थोड़ी सी छोटी लग रही है ना, थोड़ी सी, थोड़ी बहुत छोटी लग रही है ना, लेकिन 2000 किलोमीटर में, ठीक है, 2000 किलोमीटर में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मीटर में लिख दूं, तो और 3 जीरो जो है ऐसे आ जाएंगे, तो इसके आगे जो ये 1.5 मीटर की डिस्टेंस जो है ना, 1.5 मीटर की, मतलब 1.5 मीटर की जो डिफरेंस आया है, क्या वो मतलब नेग्लेजिबल है, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है, नहीं, मतलब कि 1.5 जो है 2000 किलोमीटर के आगे कुछ भी नहीं है, है ना, मतलब कि अगर इस केस में देखें तो बाइक जो है
वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है एक पॉइंट की तरह, है ना। अगर हम लोग देखें तो उस बाइक को एक पॉइंट की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में वो बाइक जो है क्या बन गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, और यहाँ में है वो बाइक, ठीक है। भाई बाइक बना ले बाइक है, भाई ये तो साइकिल बन गई, है ना। चलो भाई साइकिल ही ठीक। ये साइकिल जो यहाँ से शुरू किया चलने में, है ना, और वो कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, ओके। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। चलो अभी मैं क्या बोलूँगा भाई, अभी मैं इसने कितना डिस्टेंस, चलो मान लो ए से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, मान लो 10 मीटर है, ठीक है। ये साइकिल जो है, साइकिल का डिस्टेंस जो है 2 मीटर है ना। तो अगर मैं इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं वो निकालूं, तो यहाँ में बहुत सारे रास्ते निकल के आएंगे। वो है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का बोलूँ, है ना, तो इधर से 2 मीटर खा गया, इधर से 2 मीटर खा गया, तो बच गया 6 मीटर। दोनों में, दोनों, तो साइकिल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 6 मीटर। या फिर मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चला जाऊँ, ठीक है, तो निकल के आएगी अप्रोक्स 8 मीटर, है ना। तो साइकिल तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन उसके बीच को डिस्टेंस जो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से डिस्टेंस मेजर करूँ, वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो, अगर एक ऑब्जेक्ट ने इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कि वो अपने खुद के साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट ने अपने साइज के हिसाब से कुछ 1-2 गुना ज़्यादा ट्रेवल कर लिया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। तो अगर इसकी जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना। इफ द चेंज position an object much greater than its own size, then the object is said to be a point object, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने साइज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, ओके, कवर करता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ओके। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है क्या क्या है ना, शुरू करते हैं, ओके। बहुत ही प्यार से शुरू करना है फिजिक्स, है ना, क्योंकि फिजिक्स की भौकाल जो है वो सभी को पता ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट, पहला जो पढ़ना है हमें वो होता है रेस्ट, ओके। तो रेस्ट क्या है, रेस्ट जो किस तरह का मोशन है भाई, मतलब कि हम लोग इसको बोल सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट doesn't change
its position with respect to then the object is said to be in rest, to be in rest। ठीक है भाई, चलो इसकी मतलब जो समझते हैं, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ने अपने सराउंडिंग के साथ, ठीक है, अपनी सराउंडिंग को लेकर अपनी पोजीशन जो है अगर चेंज नहीं किया है, तो उस मतलब कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। ओके, जैसे कि अभी मैं, चलो यहाँ मैं खड़ा हूँ, है ना, तो 1 घंटे तक यहीं मैं खड़ा हूँ, है ना, मैंने अपनी पोजीशन जो है इस बोर्ड की रेस्पेक्ट में चेंज नहीं की है। ओके, तो मेरा मोशन कैसा है, रेस्ट। मैं कोई मोशन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किस मतलब स्टेट में हूँ, रेस्ट। ठीक है, लेकिन मतलब एक एग्जांपल देके समझते हैं ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो है एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, एक ट्रेन से सफर कर रहे हैं ना, पूरा एकदम आराम से बैठ के, ठीक है। और वहां में ट्रेन में जो एक होता है ना, ये ट्रे एक होता है, ओके, टेबल जो होता है, वहां में मान लीजिए एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, है ना, खाओ मत अभी, ठीक है, देख रहे हो उसको, तो नोटिस करो कि वो एप्पल जो है वहां से मूव नहीं कर रही है ना, मतलब कि वो किस में है, मतलब कैसी मोशन में, रेस्ट में है ना, राइट। द एप्पल इज इन रेस्ट। ओके, लेकिन अगर एक बंदा जो है ट्रेन से बाहर, ट्रेन के बाहर में जो बंदा खड़ा था, ठीक है, वो अगर वो देखे, ठीक है, तो एप्पल के साथ साथ अंदर जो बैठा है इंसान, वो दोनों ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो ट्रेन के अंदर बैठा था जो बंदा, उसके लिए वो एप्पल जो रेस्ट में है, लेकिन अगर वही बंदा अगर बाहर से जाके देखे, तो क्या वो एप्पल रेस्ट में होगा, नहीं, है ना, तो वो एप्पल जो है रेस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पढ़ाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है, कि वो डिपेंड करता है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब कि एप्पल ट्रेन के अंदर में रखा था, और ट्रेन में जो आदमी लोग बैठे थे, ठीक है, जो इंसान लोग बैठे थे, तो उनकी रेस्पेक्ट में क्या वो एप्पल मूव किया, नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे ही ट्रेन के बाहर से देखूंगा, वो सभी चीजें जो है मूव कर रही है ना, लेकिन इसका मतलब जो है मेरा देखने का नजरिया, वो चीजों की मोशन को अलग अलग तरीके से देख सकता है, ठीक है। हम लोग के नजरिए पे डिपेंड करता है, मतलब कि रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो रेस्ट मतलब समझ में आ गया, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी सराउंडिंग के साथ में अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे, मतलब उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम लोग कैसे बोलेंगे, रेस्ट। ओके, तो क्या मतलब क्या हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि हम कहीं से भी देखें तो वो रेस्ट में नजर आएगा, ऐसा कोई है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है, मतलब कि वो रेस्ट में है, मैं तो रेस्ट में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ में मेरे रूम में अगर मैं रेस्ट में हूँ, तो अगर कोई चांद में जाके देखे, तो मैं धरती के साथ क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हूँ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे कौन सी चीज है, नहीं, कोई नहीं बता सकता कि एब्सोल्यूट रेस्ट में कौन सी चीज है। ओके, अभी तक किसी ने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि रेफरेंस फ्रेम है हमारे साथ, है ना, तो अगर हम अलग अलग फ्रेम से देखें तो कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये रहा रेस्ट,
है ना। अभी एग्जाम्पल तो देने की जरूरत नहीं है, आप सभी को है ना, समझदार हो कि रेस्ट की एग्जाम्पल, रेस्ट ऑब्जेक्ट की मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है उसके एग्जाम्पल जो खुद से सोच लेना। ओके, दूसरी आएगा मोशन। ठीक है, ये कैसी होगी भाई? इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to, okay, शॉर्ट फॉर्म में लिखना थोड़ा, to its surrounding, then the object said to be in a motion। मतलब कि अगर सराउंडिंग के साथ में अगर एक ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज करे, है ना, जैसे कि वो ट्रेन जो, ओके, अगर उस ट्रेन की अगर बात करें तो वो बाहर में जो इंसान खड़ा था वो एक जगह पे रुका हुआ था, लेकिन ट्रेन जो है मूव कर रहा था। अगर हम दोनों को एक साथ में देखें तो एक दूसरे के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर ट्रेन का अंदर का बंदा अगर बाहर का बंदा को देखे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बाहर का बंदा जो पीछे की तरफ जा रहा है। अगर वो बाहर का बंदा जो ट्रेन को देखे तो ट्रेन आगे की तरफ जा रही है ना। तो इस चीज को जो है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। ओके, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी पोजीशन को जो है वो बदल रही है ना। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल, है ना। और एक चीज, रेस्ट और मोशन, इनके बीच की कोई कनेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। रेस्ट एंड मोशन आर टर्म। ओके, मतलब कि रिलेटिव, मतलब कैसा रिश्ता है दोनों का बीच में, ठीक है, रिश्ता कैसा है, ठीक है। ओके, तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही मजबूत रिश्ता है ये रिश्ता जो है, सदियों से चलता आ रहा है। ओके, तो उस रिश्ते की अगर बात करें तो रेस्ट और मोशन जो वो एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे हैं? चलो ठीक है, वही एप्पल की बात करते हैं जो ट्रेन में रखा होता है ना। अगर वो अंदर के इंसान अगर उसको देख ले तो वो एप्पल जो कैसे रेस्ट में है ना। लेकिन वही एप्पल बाहर का इंसान अगर देखे, ठीक है, वही एप्पल को अगर बाहर का इंसान देखे तो वो एप्पल क्या में है, मोशन में। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन वो रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, जो उसे देख रहा है। मतलब कि द रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स, द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो जी बिल्कुल समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो आज थोड़ी सी ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग को बहुत ही डीप कंसेप्ट तक जाना है। ओके, डीप डाइव इन कंसेप्ट है। ओके, तो नाउ चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। ओके, हम लोग पढ़ते हैं अभी मोशन के बारे में। ओके, तो मोशन जो कि हमें क्लास 11th में पढ़नी है ना। तो मोशन यहाँ में जो है पहला जो आएगा 1D, मतलब वन डायमेंशनल मोशन, या फिर आएगा 2 डायमेंशनल मोशन, और आएगा 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अभी ये तो पता है कि अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस लिख दूं, ठीक है, ऐसे अगर लिख दूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इस एक्सिस को और इस एक्सिस को जो है क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो अभी कौन है, सिर्फ एक्स एक्सिस बच गया, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो सिर्फ आगे और पीछे मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, एक लाइन की, मतलब एक लाइन में जो है वो आगे जा रही है या फिर
आगे जा रही है या फिर पीछे आ रही है ना। तो उस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि जो कपड़ा सुखाने वाला जगह होता है, ठीक है, वो रस्सी जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो वहां में अगर हम लोग देखें तो कई बार वहां में चींटियां आ जाती है ना। तो अगर उस चींटी की मोशन को अगर देखा जाए, तो वो चींटी या तो रस्सी के इस तरफ जा रही है या तो इस तरफ आ रही है, ना तो ऊपर जा पा रही है ना तो नीचे जा पा रही है, ना तो आपकी ओर आ पा रही है या ना तो मेरी ओर आ पा रही है ना। तो इस तरह के मोशन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, जो कि हमें पहली चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सेकंड, टू डायमेंशनल क्या है? अगर मैं इस पे और एक एक्सिस लगा दूं, मतलब कि वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये बन गया हमारा प्लेन। यानी कि अगर मैं इसे भी एग्जांपल एक दे दूं तो क्या होगी, हमारे बोर्ड को ले लेते हैं, है ना। तो ये रहा वाई और ये रहा जेड एक्सिस, है ना। तो ये बन गया एक प्लेन, ठीक है। अगर मैं इस बोर्ड पे वही चीटी को लाके छोड़ दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये चीटी जो है इसकी मूवमेंट कैसे होगी, ये जो है कुछ ऐसी इस तरीके से मूवमेंट करेगी, है ना, इस तरीके से मूवमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड के मतलब आर भी नहीं जा सकेगी, पार भी नहीं जा सकेगी, है ना। तो इसकी मोशन को जो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या कर दिया, कन्फाइंड कर दिया, लेकिन मैंने जेड एक्सिस पे मूवमेंट इसका क्या कर दिया, रोक दिया, मतलब कि कंस्ट्रेन कर दिया। ओके, तो इस तरह की मोशन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन टू डायमेंशनल, ठीक है। तो मोशन इन टू डायमेंशनल यानी कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है मोशन इन ए प्लेन। ओके, वहां में अगर हम लोग में इस मतलब कोई एक जेवलिन फेंक रहा है ना, ठीक है, नीरज चोपड़ा, हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो क्या मैं उस मोशन को जो है प्लेन में बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकता हूँ। ये रहा जेवलिन, ठीक है, और जेवलिन को मैंने फेंक दिया, ठीक है, तो जेवलिन जो ऐसा आ गया, यहाँ में आके रुक गया, है ना। तो मोशन तो ऐसा ही होगा। अगर मैं रियल लाइफ में ऐसे फेंकूं तो क्या वो जेवलिन जो है, तो क्या वो जेवलिन जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे जा रहा है तो वो तो एक ही प्लेन में आ गया ना, वो मोशन जो है एक ही प्लेन में आ गया। लेकिन अगर वो जेवलिन जो है ऐसे जाके ऐसे जा रहा है तो उस मोशन को मैं प्लेन में नहीं बना पाता। ओके, तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये सब हम लोग कहाँ में पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो तो और जो है थ्री डी मोशन, चलो भाई थ्री डी मोशन को भी समझ ही लेते हैं यहाँ में, है ना। तो थ्री डी मोशन में क्या होगा, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ में देखो, यहाँ में मैं को किसी भी एक्सिस को गायब नहीं कर रहा, ठीक है। अभी थ्री डी एक्सिस मतलब कि मोशन इन थ्री डायमेंशन, मतलब कि एक स्पेस में मूवमेंट हो रहा है। स्पेस मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ, वो नहीं, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है कि स्पेस में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं ना, नहीं, स्पेस पे मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि कोई एक खाली जगह है, वही तो है स्पेस। हाँ, एक बंदा एक बंदी को, बंदी ज्यादातर ना, बंदी जो है बंदा को बोल रही है कि आई नीड सम स्पेस। ओके, तो उस स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस स्पेस में क्या करना है हम लोग को, फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, नहीं तो टेंशन हो जाती है, तो ठीक है। तो मोशन इन स्पेस मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन कर सकता हूँ, वाई की तरफ भी और जेड की तरफ भी, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन ए मतलब मोशन इन ए स्पेस, या फिर मोशन इन थ्री डायमेंशन। ओके, तो मोशन इन थ्री डायमेंशन बेसिकली हम लोग यहाँ में नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहला सबसे बेसिक सा कंसेप्ट, ओके, वो क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो भाई, डिस्टेंस,
डिस्टेंस मतलब क्या है? मतलब कि कुछ दूरी, है ना? या फिर मैंने जो मैं चल के आ रहा हूँ कहीं से, है ना? तो मैंने कितनी दूरी मतलब कवर किया, है ना? कितनी डिस्टेंस मैंने कवर किया। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? पढ़ेंगे, बिल्कुल हम लोग जानेंगे, है ना? और जो कि बहुत सारी जगहों पे थोड़ी सी इसकी मिसकंसेप्शन भी रहती है ना? तो उसको भी हम लोग क्लियर जरूर करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो डिस्टेंस मतलब कि एक्चुअल द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब अरे भाई कहाँ से आ गया ये सब, है ना? तो ट्रैवर्स मतलब जो एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है, ठीक है? अभी मान लेते हैं कि हमारे घर में जो दूध वाला आ रहा है ना, साइकिल से आ रहा है, ठीक है? अपने ये रहा उसका घर, ठीक है? वहां से होके आ रहा है, ऐसे 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 करके आ रहा है, और ये रहा तुम्हारा घर, है ना? तो भाई यहाँ में क्या हो रहा है? ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। तो एक्चुअल पाथ मतलब कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे करके द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ में ऑब्जेक्ट कौन है भाई? दूध वाला है ना? तो द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस इज टर्म्ड एज डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस मतलब क्या है? जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो असल में जो है उस पाथ से मूव कर रहा हो, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है? बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? है डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू, नहीं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो इस तरीके से लिखते हैं। नहीं भाई गलत है, गलत है, ऐसे पढ़ोगे हैं, ऐसे पढ़ोगे फिजिक्स, गलत है हैं? तो उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। तो असल में होता क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब कि भाई मैंने क्या किया? बिटवीन को हटा दिया है? मतलब कि बिटवीन को क्यों हटाया? देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है? थोड़ी दूर लिखते रहे भाई, ये भाई इतनी भी छोटी जगह थोड़ी है मेरी, है ना? ओके, तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। तो अगर मैं बोलूं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो तो ये भी है, इसको भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इसको भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जा सकता है, या फिर इसको भी बोला जा सकता है, कोई भी हो सकता है भाई, इससे छोटा भी हो सकता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है भाई। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब ये रहा इनिशियल पोजीशन, है ना? ये रहा फाइनल पोजीशन, और इन दोनों के बीच में जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? इन दोनों में, ओके, फ्रॉम कहाँ से लेके? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, ठीक है? उसके बीच में नहीं, कि कहाँ से? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये भी डिस्टेंस,
है ना। मतलब कि इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, अभी मैं गया इस रास्ते से, है ना। हाँ, मेरा दोस्त जो रास्ता भटक गया तो वो चला गया इस रास्ते, लेकिन पहुंच गया भाई। और एक दोस्त है वो चला गया इस रास्ते से। तो इन तीनों रास्ते में, ठीक है, एक्स वाई और जेड, इन तीनों रास्तों में ओके डिस्प्लेसमेंट कौन है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कौन सी, एक्स वाई या जेड। तो जरूर वाई, है ना। तो वाई जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन क्या जो वाई डिस्टेंस है, हाँ है भाई, ये डिस्टेंस भी है ना। एक्स क्या है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, नहीं, ये क्या है, डिस्टेंस। ओके, जेड क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, नहीं, ये क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो ये रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो दरार है वो ये रहा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के साथ मिलना चाहता है, लेकिन डिस्टेंस जो है नहीं, मैं तेरे साथ नहीं मिलूंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से इन दोनों की रिलेशन है ना। तो और क्या है भाई, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, स्केलर क्वांटिटी, और ये जो इसे बोला जाता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, अरे भाई ये स्केलर और वेक्टर बहुत ही सिंपल चीज है भाई, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या है स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन होती है, नहीं भाई, डिस्टेंस में तो डायरेक्शन नहीं होते। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मतलब कि मैं डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इधर भी मुड़ रहा हूँ, मैं उधर भी मुड़ रहा हूँ, मतलब कि क्या हो रहा है, मेरा डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ में कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, है ना। तो मैं क्या किया, दक्षिण की ओर क्या कर रहा हूँ, 2 किलोमीटर जा रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जाना है वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, है ना। तो मैं जा रहा हूँ वेस्ट की तरफ कितनी, 5 किलोमीटर। ओके, तो मैं जा रहा हूँ वहां में कैसे, स्ट्रेट लाइन में, वो लाइन कैसी है, स्ट्रेट। ओके, तो इस चीज को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो ये है, ये हमें क्या होगा, भाई साहब गाड़ी लेके निकल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ब्रेक मार रहे हैं ना, टर्निंग आ रहा है, टर्न ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा। ठीक है, जब तक एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट में है, वो उसने क्या कवर किया, उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, उसका वो क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक वो डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने मोड़ ली, है ना, टर्न की, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट चाहे भाड़ में क्या बन गया, डिस्टेंस। ओके, तो चलो भाई, ये रहा स्केलर क्वांटिटी, ये रहा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इसमें क्या होती है, बोथ डायरेक्शन और क्या होती है भाई, मैग्नीट्यूड। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि अगर कोई गाड़ी से आ रहा है, तो अगर हम लोग उसको पूछेंगे कि भाई किस तरफ, मतलब कौन सी डायरेक्शन से आए, तो वो सोचते रहेगा भाई मैंने यहाँ में टर्न लिया था, फिर से राइट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न, क्या हो गया भाई, डायरेक्शन की तो ऐसी की तैसी, है ना। लेकिन अगर मैं टॉर्च, है ना, एक टॉर्च को अगर मैं, या फिर लेजर अगर ऑन कर दूं, ठीक है, तो वो कैसी जाएगी, सीधा, है ना, कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, है ना। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हाँ, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और
मैग्नीट्यूड की होती है, लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर जो है। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ में रुक जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, और फिर से एक्सलेरेशन, है ना, बहुत सारी चीजें जो है, और भी बहुत सारी चीजें जाननी है। ठीक है, तो हम बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वेलोसिटी, और वहां में जो है हम लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से लेके हम लोग फिजिक्स में थोड़ी सी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, जो पहली जो चैप्टर थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहां में जो हम लोग जस्ट मतलब फिजिक्स को समझने के लिए कुछ लैंग्वेज सीख रहे थे। ठीक है, बोला था ना डीएनए है फिजिक्स की, है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वहां में हम लोग को ऐसी चीजें, कुछ चीजें सीखनी थी जो कि हम लोग को फिजिक्स समझने के लिए जरूरी है। ओके, लेकिन अभी हम फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं। ओके, तो आने वाले लेक्चर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और किस टॉपिक पे अगर अच्छा लगा है वीडियो, अगर समझाने का तरीका थोड़ा पसंद आया है, तो बताइएगा ज़रूर कि किस टॉपिक पे मुझे बनाना है, किस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है ना। तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।